हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 के इंडिसेस चैप्टर को देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिसेस चैप्टर में हम लोग को सबसे पहले समझना है कि इंडिसेस होता क्या है। तो इंडिसेस को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझना होगा। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, अगर हम मान लेते हैं किसी एक नंबर को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर ए है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। मान लेते हैं हमने उसे n टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये जो n टाइम्स तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर ए को, उसे किसी तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। तो जब हमने n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया इस a को, तो हमने देखा 2 टाइम्स में हमने इसे a स्क्वायर का नाम दिया, ठीक है। 3 टाइम्स में हमने a क्यूब का नाम दिया। तो रिप्रेजेंटेशन जो n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ a था, उसे हम लोगों ने a टू द पावर n का रिप्रेजेंटेशन दिया। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, a टू द पावर n का रिप्रेजेंटेशन किया। अब ये जो a टू द पावर n है, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा। इस a टू द पावर n को हमने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें जो a है हमारा, ये कोई एक रैशनल नंबर है, और n जो है हमारा, वो हमारा कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। और हम लोग को क्या देखना है, ये जो a है ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। a को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो पावर में हम लोगों को n दिख रहा है, ये n को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, या तो फिर एक्सपोनेंट कहते हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को या फिर किसी भी एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन को अगर हम किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काम किस में होता है, वो इंडिसेस में होता है। क्लियर है? अब ये जो इंडिसेस है, ये एक्चुअली कहां से आया है? तो हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो a टू द पावर n है, इसमें पावर जो n है उसे हम लोग एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं, है ना। तो ये जो इंडेक्स है, इसी का प्लूरल फॉर्म हमारा क्या है, इंडिसेस। तो ये जो इंडिसेस है, ये उन नंबर्स के बारे में डील करता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए बहुत टाइम्स तक, ठीक है। मान लेते हैं जब हम लोगों ने n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो a टू द पावर n हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो नंबर आया। उस नंबर को, है ना, उस नंबर को शो करने के लिए हम लोग इंडिसेस का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये जो इंडिसेस है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल नंबर में ये वैलिड है। ये जो पावर में हम लोग n देख रहे हैं, ये पावर n जो है, ये कोई हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है स्क्वायर रूट में भी फॉर्मेट आ सकता है, ठीक है। रूट्स जब भी हम लोग दिखाएंगे, फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, मतलब क्या है कि अगर हम लोग रूट ऑफ 5 रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर हाफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग n देख रहे हैं, ये n में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस भी डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोले कि ये जो इंडिसेस है, इसे हम लोग रूट्स में भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट्स में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों को क्यूब रूट ऑफ 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/3। ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है n, है ना। तो ये भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिसेस के रूप में दिखा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिसेस में हम लोगों को कुछ लॉज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब वो लॉज क्या क्या है, ये हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूप में, है ना। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में मेन कौन कौन से लॉज है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला लॉ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। ये लॉ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कैसे हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग a के जगह में 2 ले रहे हैं, और m और n के जगह में हमने a के जगह में 2 लिया, m के जगह में हम लोग 1 ले लेते हैं,
n की जगह में हम लोग 2 ले लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं, कोई एक अलग नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हमारा LHS है। हम LHS पे पहले काम करते हैं। LHS हमारा क्या होगा, हमारा जो LHS होगा वो क्या होगा, a टू दी पावर m, मतलब a हमारा 2 है, 2 टू दी पावर 1 होगा, है ना, इनटू ये क्या है, इनटू है, इनटू मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है a टू दी पावर n, है ना, a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर n का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 3, है ना। अब ये LHS का वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर 1 का वैल्यू 2, 2 रेज टू दी पावर 3 का वैल्यू मतलब 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, फिर तीसरे बार जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8, है ना, तो ये क्या दे देगा 8। अब 2 इंटू 8 क्या मिलेगा हमें 16, तो ये जो LHS है इन वैल्यूज के लिए कितना दिया, 16 वैल्यू दिया। अब देखते हैं क्या RHS सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है हम लोग को, हम लोग देखते हैं RHS में आते हैं। ये जो हमारा RHS है उसमें हम लोग क्या चाहिए, a टू दी पावर m प्लस n, यही चाहिए। अगर a टू दी पावर m प्लस n बोल रहा है, इसमें a क्या है, हमने 2 लिया था, हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। m क्या है, m है हमारा 1, तो यहाँ पे पावर में 1, प्लस n क्या है, n है हमारा 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या मिलेगा 2 टू दी पावर 4। अब ये 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 2 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 16। अब ध्यान से देखिए हमारा LHS हमारा RHS, ये भी 16, ये भी 16, मतलब हम लोग a m और n के जगह पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये जो लॉ है ये ऑलवेज वैलिड है ना। इसलिए ये ऑब्जर्व करके हम जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये लॉ को लिखा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। सिमिलरली a टू दी पावर m टू दी पावर n मतलब क्या है, पावर के ऊपर में पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को बोल दिया जाए 2 का पावर 2, उस पे भी पावर है 3, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, ये पावर के ऊपर पावर का कंसेप्ट है ना, तो जब भी पावर के ऊपर में पावर आए तो पावर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 6। तो सिमिलरली a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होगा, a टू दी पावर mn। अब ये भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू हमने क्या लाया 2 टू दी पावर 6, a टू दी पावर mn का मतलब क्या होता 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, m हमारा 2 था और n हमारा 3 था, वो भी वैल्यू क्या देगा 2 टू दी पावर 6। समझ में आ रहा है, तो ये लॉ भी हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों तरफ में LHS और RHS मेरा 2 टू दी पावर 6 ही आ रहा है, जब हम a 2 ले रहे m 2 ले रहे और n 3 ले रहे, है ना। तो इससे क्या पता चला, ये लॉ भी वैलिड है। ये दोनों लॉज a m और n के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा लॉ। अब ये जो हमारा तीसरा लॉ है वो क्या कहता है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। क्या कह रहा है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। क्लियर है, याद रखिएगा ये सारे लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लॉज के बिना आपका चैप्टर बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अब ये a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी a का वैल्यू लेना है, कोई भी m का वैल्यू लेना है, कोई भी n का वैल्यू लेना है और देखना है कि LHS RHS के बराबर होता है कि नहीं। जैसे मैंने पहले 2 में दिखाया LHS RHS के बराबर ऑब्जर्व किया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी आपका ऑब्जर्वेशन यही आएगा कि हमारा LHS
RHS के बराबर है। और इसके थ्रू जो है हम लोग ये बोलेंगे कि ये लॉ भी जो है ऑलवेज वैलिड है किसी भी वैल्यू के लिए m, n और e। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये लॉ तो आ गया। अगर हमने ये लॉ सीख लिया तो इसके थ्रू हम लोगों को दो डिडक्शन और सीख सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग दो डिडक्शन और सीख सकते हैं। अब ये डिडक्शन का मतलब क्या हो गया? इसके थ्रू दो रिजल्ट और हम लोग सीख सकते हैं। पहला रिजल्ट हमारा क्या है? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और दूसरा रिजल्ट हमारा क्या है? a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। ये यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे इन दोनों को इसके थ्रू रिड्यूस करके लाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों जो भी हमारे डिडक्शन है या फिर रिजल्ट है उसको हम लोग कैसे इस लॉ के थ्रू लेकर के आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या देखा? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। लिख लेते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। लेट अस सपोज हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा m और n दोनों इक्वल है ना। मान लेते हैं कि हमारा m और n दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हमारा m जो है n के बराबर है ना। तो जब हम लोग मान लिए कि हमारा m n के बराबर है तो ये जो इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं ये कैसा होगा? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये a टू द पावर m था वो एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली ये a टू द पावर n है, ये a टू द पावर एक सेकेंड, ये जो हमारा a टू द पावर n है ये क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली में n के जगह पे हम लोग m का वैल्यू लेंगे तो ये भी a टू द पावर m बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? a टू द पावर m बन जाएगा इज इक्वल टू RHS में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे a टू द पावर m तो एज इट इज रहेगा, माइनस n जहां पे है उस n की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? m ले लेंगे, है ना। अब ये देखिए a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m दोनों जगह 2 अपॉन 2 रहे तो वैल्यू क्या आएगा? 1, है ना। उसी तरीके से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। और a टू द पावर m माइनस m मतलब क्या? अगर वहां पे m की जगह पे 2 रखते तो 2 माइनस 2 क्या देता? 0। दैट मीन्स ये क्या है? a टू द पावर 0 m माइनस m क्या देगा? 0। तो हमें क्या मिला? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कब? जब ये n और m इक्वल हो जाए। तो इस थर्ड लॉ के थ्रू हमने क्या किया? ये पहला डिडक्शन हमने प्रूव किया। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरे डिडक्शन की तरफ आते हैं। दूसरा जो रिजल्ट है वो हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो दूसरे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग m को 0 ले लेंगे और n को n ही रहने देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ m को 0 कर देंगे। m को 0 करने के बाद क्या आएगा? a टू द पावर 0 आएगा हमारा नंबरेटर LHS का। सिमिलरली डिनोमिनेटर जो LHS का रहेगा वो a टू द पावर n ही रहेगा, है ना। वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर m के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 0 लेंगे, माइनस n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? n ही रहने देंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? a टू द पावर 0 का वैल्यू हमने देखा, इसका वैल्यू होता है 1। तो 1 अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 माइनस n इज माइनस n, a टू द पावर माइनस n, है ना। और हम लोगों को क्या डिडक्शन लाना था? a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आसानी से समझ में आ रही है? बहुत इजी है, बस सिर्फ ध्यान से हम लोग को सोचना है। एक में हम लोगों को m इज इक्वल टू n लेना है तो हमें क्या मिलेगा? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और जब हम लोग m को सिर्फ 0 ले ले, n को एज इट इज रहने दे, तो हमारा इस इक्वेशन के थ्रू, इस लॉ के थ्रू हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं? a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन
a टू दी पावर m। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। फिर हम लोग का क्या है, चौथा लॉ जो है हमारा वो है a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर m। मान लेते हैं कि इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे a के जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं, m के जगह पे 2 ले लेते हैं, b के जगह पे 3 ले लेते हैं, m के जगह पे 2 ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, a के पावर में भी m है, b के पावर में भी m है। हमने 1 के पावर में भी 2 लिया, 3 के पावर में भी 2 लिया, a और b डिस्टिंक्ट अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो 1 और 3 हमने उसका वैल्यूज लिया अलग अलग। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो LHS क्या आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9। तो 9 इंटू 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा आया LHS। RHS के बारे में देखते हैं। RHS हमारा क्या होगा, अगर RHS देखें ए बी टू दी पावर m, ए बी टू दी पावर m का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रहा a1 इंटू बी। ए बी क्या है, ब्रैकेट के अंदर में, b के जगह पे हम लोग क्या लेंगे 3 टू दी पावर m, m हमने क्या लिया था 2। अब ध्यान से देखिए 1 इंटू 3 3 टू दी पावर 2 इज 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9। देखिए LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ भी होल्ड करेगा किसी भी a b और m के वैल्यू के लिए। समझ में आ रहा है? एकदम इजी है, बस सिर्फ आपको लॉ को दिमाग में फिट रखना है। 4-5 बार आप लोग अपनी कॉपी में अगर इस लॉ को लिखोगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। और 7-8 में आपने इतना बार किया है इस टाइप का क्वेश्चंस को कि ये सब लॉ तो अभी आपको ऐसे भी याद होंगे। जिनको नहीं याद है वो फिर से बार बार इस प्रैक्टिस को, जो भी लॉज है इनको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, a बाई बी टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m अपॉन बी टू दी पावर m। ठीक है, देखते ये क्या कह रहा है, क्या बोला, a बाई बी टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m अपॉन p टू दी पावर m। अब इसमें क्या छुपा हुआ है देखते हैं, क्या कहने का मकसद क्या है, क्या कहना चाहता है। मान लेते हैं a के जगह पे हम लोग 2 ले लेते हैं, b के जगह पे हम लोग 3 ले लेते हैं, a और b अलग अलग मेंबर्स है, और m के जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 1 ले रहे हैं, है ना, 1 ना लेकर के मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 4 ले रहे हैं। ठीक है, इजी है। अगर हम ये वैल्यू ले तो हमारा LHS क्या आएगा, हमारा जो LHS होगा वो क्या हो सकता है 2/3 टू दी पावर 4। ठीक है, और RHS के बारे में हम लोग देखेंगे कि RHS हमारा क्या हो सकता है। RHS क्या होगा, a टू दी पावर m, a हमने क्या लिया था 2 और m क्या है 2 टू दी पावर 4। ठीक है, m क्या है 4, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 4 RHS का नंबरेटर, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा b टू दी पावर m है हमारा RHS का डिनोमिनेटर। तो b टू दी पावर m का मतलब b है, हमने 3 लिया है, और m अगर हम लोग देखें तो वो है 4, मतलब 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू चाहिए। पहले इसके बारे में देखते हैं। 2/3 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 16 अपॉन 81। अब हम लोग RHS में जब देखें 2 टू दी पावर 4 उसका वैल्यू क्या होगा, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दैट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 16 ऑल डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 4, मतलब क्या 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 इज 81। तो यहाँ पे भी 16 अपॉन 81 आ रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास a बाई बी का पावर m हो तो वो क्या करेगा, वो दोनों बेसिस को a और b दोनों बेसिस को क्या करेगा
सेम पावर में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स a बाई बी टू दी पावर m क्या होगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 का पावर 4 इट विल बी इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसमें हम लोगों को बोला गया है a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n, है ना। a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n अगर फॉर्मेट है तो a इज इक्वल टू ऑलवेज b मिलेगा तब तक जब तक n नॉट इक्वल टू 0 हो, तब तक जब तक n नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या रख रहे, a की जगह पे हम 2 रख रहे हैं और n की जगह पे हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 का क्यूब है वो b के पावर 3 के बराबर कब होगा, जब हमारा b सिर्फ और सिर्फ 2 हो, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n है, इसका मतलब क्या है कि a b के बराबर होगा। ये कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं a के जगह पे 2 लिए और n के जगह पे हमने 3 लिया। अब ये जो 2 का क्यूब है वो b के क्यूब के बराबर तब हो सकता है जब ये 2 और b बराबर, मतलब b के जगह पे 2 का ही वैल्यू आए। अगर b के जगह पे 3 लेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और b का क्यूब क्या हो जाएगा 27। दैट मींस वैल्यू अलग हो जाएंगे। अगर हमें इक्वल रखना है तो हमको क्या करना होगा, हम लोगों को b और 2 का वैल्यू सेम लेना होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वही अगर हम n का वैल्यू 0 रख दे, वही अगर हम n का वैल्यू 0 रख दे तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू b टू दी पावर 0 किस किस b के वैल्यू के लिए हो सकता है। अगर b के जगह पे हम यहां पे रख दे 1, b के जगह पे हम रख दे 1 तो 1 टू दी पावर 0 भी वैल्यू 1 देगा और 2 टू दी पावर 0 भी वैल्यू 1 देगा, मतलब ये दोनों b इज इक्वल टू 1 के लिए भी वैलिड है। अगर यहाँ पे b के जगह पे हम 2 रख दे तो 2 टू दी पावर 0 का भी वैल्यू 1 देता है, 3 टू दी पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है, 4 टू दी पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे b के किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b जो है वो ऑलवेज सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम लोग को समझना क्या है कि अगर n के जगह पे हमने 0 रखा तो ये एकदम हम लोग डैम श्योर हो जाएंगे कि a इज इक्वल टू b तो एकदम होने से ही रहा। a इज इक्वल टू b हम लोग बोल ही नहीं सकते, b का वैल्यू क्या हम लोग 2 ले सकते हैं, b के वैल्यू में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यूअसली, है ना। कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, मतलब b का बहुत सारा चॉइसेस है, वो a के बराबर कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। एक केस है जिसमें a इसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, लेकिन इस b के जगह में बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो जब भी बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑलवेज a इज इक्वल टू b होगा। इस कारण से हम लोग को बोला गया है कि a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर b टू दी पावर n a इज इक्वल टू b तभी दे सकता है जब हमारा n नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट लॉ है हमारा वो क्या कह रहा है, a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n है, वो m इज इक्वल टू n देता है कब, जब हमारा a नॉट इक्वल टू 1। देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा a 2 है तो 2 और m के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 3 और ये जो हमारा a है इसको एज इट इज रहने देते हैं और यहां पे ले लेते हैं हम लोग n, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n कब होगा, इसके बारे में सोचते हैं। ये a सेम है, ये m इज इक्वल टू n लेंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर हम लोग n के जगह पे 3 लेंगे तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है। और कोई कंडीशन है, जैसे 2 का पावर 3 8 आ जाएगा, 2 टू दी पावर, अब यहाँ पे n की जगह में अगर हम लोग 3 छोड़ करके अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें n को वैल्यू भी क्या करना होगा, 3 रखना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा।
हम लोगों को क्या बोला गया, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू दिस तभी हो सकता है जब m और n का वैल्यू सेम हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, a नॉट इक्वल टू 1। अब देखते हैं अगर a का वैल्यू 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे 1 का पावर 3 है और यहाँ पे भी a सेम होगा तो ये 1 का पावर n है। ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, ये दोनों हमको इक्वल बताया गया है। मान लीजिए 1 का पावर 3 है, n के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं तो 1 का पावर 3 और 1 का पावर 1 इक्वल है ना। सिमिलरली 1 का पावर 3 और 1 का पावर 2 n के जगह पे जब हम लोग 2 रखेंगे तो भी 1 का पावर 3 भी 1 देगा और 1 का पावर 2 भी 1 देगा, है ना। तो हम लोग को m और n क्या इक्वल मिल रहे हैं। कंडीशन समझिएगा, हम लोगों को क्या बोला, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है तो हमें m इज इक्वल टू n मिलेगा। यहाँ पे भी तो 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 है, तो क्या m और n इक्वल है, m और n तो हम लोगों को इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को अगर m इज इक्वल टू n चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, a का वैल्यू कुछ ऐसा लेना होगा कि वो क्या कर दे, इस पावर को सेम कर दे। ठीक है, अगर हमें पावर सेम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा m है और जो हमारा n है वो क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n गिवन है तो m इज इक्वल टू n होने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 लेना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर a टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n गिवन है तो हम लोगों का a इज इक्वल टू b तभी हो सकता है जब n नॉट इक्वल टू 0। अगर n 0 हो जाए तो हम लोगों का b का वैल्यू बहुत सारा आ सकता है ना। सिमिलरली a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, वो m इज इक्वल टू n तभी दे सकता है जब हमारा a नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर a 1 के बराबर हो जाए तो हम लोगों के पास n का वैल्यू, m और n का वैल्यू बहुत सारा आ सकता है। समझ में आ रहा है। इस कारण से ये दो आइडेंटिटी को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सिंप्लीफाई 625 टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर माइनस 1/4 टू द पावर 2। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, ध्यान से देखिए, ये क्या है, पावर के ऊपर में पावर का फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या लॉ पढ़ा है, जो हमारा लॉ है वो क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, है ना। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ये जो 625 टू द पावर माइनस हाफ है और उसके पावर में -1/4 है और उसके पावर में 2 है, उसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 625 टू दी पावर -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। समझ में आ रहा है। जितने भी पावर्स है इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 कैंसल आउट, हमें क्या मिला, 625 टू दी पावर -1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 1 इज 4, तो 625 टू दी पावर 1/4। अब ये 625 क्या है, अगर ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो ये किससे डिविजिबल है, 5 से। तो 5 1 जा 5 और फिर क्या मिल सकता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 25, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो इसे हम लोग 5 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4 625 के जगह पे, और उसके पावर में 1/4। फिर से क्या मिला, पावर टू दी पावर वाला कंसेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर 1 दैट इज 5। समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 256
के पावर में नेगेटिव है और उसके अंदर में 4 के पावर में -3/2 है। 4 के पावर में -3/2 का मतलब, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरीके से देखा जा सकता है, दो अलग अलग क्वेश्चन यहां से उभर करके आते हैं। एक है 256 के पावर में -4 हो और उसके पावर में -3/2 हो, और दूसरा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है वो पावर टू द पावर का फॉर्मेट है, और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बेस है, बेस के ऊपर में पावर है, लेकिन पावर कैसा है, वो पावर भी बेस के ऊपर में पावर के फॉर्मेट का है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों को समझने के लिए हम लोग को ब्रैकेट का समझ होना जरूरी है। ये जो ब्रैकेट है ये क्या दिखा रहा है, ये 4 भी बेस है और -3/2 क्या है, उसका पावर है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के दिखा रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 256 बेस है और बाकी सब पावर है ना। तो देखिए पहले इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो ये 256 एज इट इज रहा, उसके पावर में नेगेटिव रहा, ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, 2 into 2 is 4, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके पावर में -3/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, इसे हम लोग बोल सकते हैं 256 के पावर में नेगेटिव 2 टू दी पावर, ये भी पावर के ऊपर पावर है, बेस मान लेते हैं अगर 2 है और ये दोनों पावर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 256 टू दी पावर -2 का पावर -3, 2 का पावर -3 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर -3 का मतलब क्या हो गया, a टू दी पावर -n जो होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/a टू दी पावर n, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -3 को, 1/2 टू दी पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू दी पावर 3। अब ये जो 2 टू दी पावर 3 है मतलब क्या है, 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 into 2 into 2 दैट मीन्स 8, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, और ये ओवरऑल माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -1/8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा, अब ये जो 256 है इसे भी फैक्टराइज करते हैं हम लोग। 256 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 से अगर हम लोग करें ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 into 6 is 12, 2 into 4 is 8, 2 into 3 is 6 and 2 into 2 is 4, 2 into 16 is 32, 2 into 8 is 16, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4। तो मतलब क्या मिल रहा है हम लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हम लोग को कितना मिल रहा है, 2 टू दी पावर 8 मिल रहा है। 2 को जब हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को 256 मिल रहा है ना। तो ये 2 टू दी पावर 8 टू दी पावर -1/8 है, तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 इंटू -1/8। रीजन क्या होगा, सिंस a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn, है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम क्या कर सकते हैं, इस 256 को एज इट इज रहने देते हैं और पावर के ऊपर में पावर है तो -4 इंटू -3/2 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू -3 पावर में, तो क्या मिलेगा 256 टू दी पावर -2 इंटू -3 दैट मीन्स +6, और 256 को हम लोग 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं, इन उसके पावर में हम लोग 6 लिखेंगे, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 8 इंटू 6 दैट मीन्स 2 टू दी पावर 48। अब देखिए इसमें हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 1/2 और इसमें मिल रहा है 2 टू दी पावर 48, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, है ना। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, उस तरीके से हम लोग उसके आंसर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 64/125 टू द पावर -2/3। अब ये जो है इसको डिवाइड किया गया है 1/256/625 टू द पावर 1/4 और उसे ऐड डिवाइड करने के बाद उसे ऐड किया गया है √25/³ टू द पावर 0 से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, इसे इजी तरीके से देखते हैं। 64/125, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 3, है ना, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3, है ना, और पावर में हम लोगों को क्या है -2/3। क्लियर है? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे डिवीजन सिंबल यूज कर लेते हैं। फिर क्या है 1/256/625। 256/625 का मतलब क्या है इसके बारे में सोचते हैं। 256 का मतलब ध्यान से देखिएगा 4 का पावर 4 क्या देता है, 4 × 4 इज 16, फिर 4 × 4 इज 16 एंड 16 × 16 इज 256। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 256 क्या है 4 का पावर 4। सिमिलरली 625 क्या है, 5 × 5 इज 25, 25 × 5 इज 125, 125 × 5 इज 625। दैट मीन्स ये भी 5 का पावर 4 है और इस पे पावर है हमारा 1/4। सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन? अब क्या है, फिर है हमारा प्लस, है ना, फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है समथिंग टू द पावर 0। हम लोग को मालूम है एनीथिंग टू द पावर 0 क्या देता है 1 देता है, तो हम लोग यूज करेंगे +1। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, इससे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है a⁴ m/b⁴ है। हम लोग जानते हैं लॉ के हिसाब से a⁴ m/a⁴n इज इक्वल टू a⁴m-n होता है। तो सिमिलरली और a⁴m/b⁴m इज इक्वल टू a/b⁴m होता है ना। तो अगर हम इस लॉ को देखें तो ये उसी फॉर्मेट में आ रहा है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/5 टू दी पावर 3 और उस पे पावर है हमारा -2/3 बोल सकते हैं। सिमिलरली यहां पे डिवीजन सिंबल एज इट इज हम लोग ले लेते हैं, 1 रहने दे रहे हैं और इसको हम लोग बोल सकते हैं 4/5 टू दी पावर 4 और उस पे पावर है 1/4। 4/5 टू दी पावर 4 और उस पे पावर है 1/4, है ना, और फिर क्या है +1। समझ में आ रहा है ये दिया हुआ एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, पावर टू दी पावर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग बोल सकते हैं 4/5 टू दी पावर, जितने भी पावर्स उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, a⁴ m इंटू a⁴ m टू दी पावर n क्या होता था a⁴ mn। तो सिमिलरली 4/5 टू दी पावर 3 टू दी पावर -2/3 क्या देगा, आपस में इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइडेड बाय 1/, ये 4/5 एज इट इज रहेगा और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? और क्या है +1 दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल। अब देखते हैं ये 4/5 टू दी पावर क्या आया -2, है ना, डिवाइडेड बाय ये 1/4/5 टू दी पावर 1 आएगा। दैट मीन्स 4/5 टू दी पावर 1 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, a इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/a। कैसे a टू दी पावर -n कैसे क्या होता है 1/a टू दी पावर n। तो a टू दी पावर -1 क्या होगा, n की जगह पे जब -1 लेंगे तो वो 1/a आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये ले ले 4/5 टू दी पावर -1 वो क्या हो जाएगा 1/4/5 आएगा।
तो ये जो 1/4/5 है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/5 का इनवर्स लिख सकते हैं। लिख लेते हैं, ये क्या आएगा 4/5 का पावर -1। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए और क्या कर सकते हैं, +1 एज इट इज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो 4/5 टू दी पावर -2 है, इसे अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा a टू दी पावर -2 है, दैट मीन्स a टू दी पावर m है, और ये डिवाइड का सिंबल ऐसे हम लोग देख सकते हैं, और ये 4/5 भी हमारा a ही है, तो ये a टू दी पावर n हुआ। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या देता था, a टू दी पावर m माइनस n, है ना, क्या देगा a टू दी पावर m माइनस n। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों के बदले में, है ना, बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है फिर एडिशन होता है। तो पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, लॉ को यूज करके। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n, क्योंकि a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n क्या देता है, a टू दी पावर m माइनस n। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, 4/5 का पावर -2 माइनस m हो गया -2 माइनस n क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे और ओवरऑल ये +1 एज इट इज ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4/5 टू दी पावर -2 और माइनस माइनस प्रोडक्ट होकर के क्या दे देगा, प्लस, तो ये हो जाएगा -2 + 1, दैट मीन्स 4/5 का इनवर्स फिर +1। फिर से देखिए 4/5 का इनवर्स क्या देगा, 1/4/5, या तो फिर 1/4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 5/4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 5/4 लिखेंगे। 5/4 + 1 हो जाएगा हमारा, दैट मीन्स अगर एलसीएम ले तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 4/4, दैट इज 9/4। समझ में आ रहा है, तो ये 9/4 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बार बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 × 25 टू द पावर n + 1 माइनस 25 × 5 टू द पावर 2n होल डिवाइडेड बाय 5 × 5 टू द पावर 2n + 3 माइनस 25 टू द पावर n + 1। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 × 25 टू दी पावर n + 1 है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ये 5 टू दी पावर 2 का पावर में n + 1। ठीक है, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2n, ये हम लोग का नंबरेटर हो गया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहां पे रहा 5 इंटू 5 का पावर 2n + 3 माइनस 25 टू दी पावर n + 1 है, 25 को पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे और उसके पावर में n + 1 है। क्लियर हुआ, ये इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखिए, ये 5 का पावर 1 है और ये क्या है 5 का पावर 2n + 2। हम लोग जानते हैं a × b + c क्या होता है, a × b + a × c। उसी तरीके से ये 2 क्या होगा, पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, क्या 5 का पावर 2n + 2। और फिर हम लोग जानते हैं, पहले लिख लेते हैं, 5 का पावर 1 × 5 का पावर 2n + 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस यहां पे देखे तो ये 5 का पावर 2 × 5 का पावर 2n होल डिवाइडेड बाय 5 का पावर 1 × 5 का पावर 2n + 3।
फिर क्या है -5 का पावर में 2 इंटू n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1 मतलब क्या हो गया 2n प्लस 2। समझ में आ रहा है? जब भी पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता था, a टू दी पावर m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 के पावर में 2n प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2n प्लस 3। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2n प्लस 3, पावर्स को ऐड कर देंगे, माइनस 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2n, तो पावर्स जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे देखते हैं 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2n प्लस 3, तो 2n प्लस 3 प्लस 1 क्या दे देगा 2n प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 का पावर 2n प्लस 2। दिख रहा है? अब देखिए दोनों नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन पार्ट क्या है, सबसे छोटा है 5 का पावर 2n प्लस 2, है ना? तो हम लोग 5 का पावर 2n प्लस 2 दोनों में नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे। 5 का पावर 2n प्लस 2 जब इसमें कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 का पावर n बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 5, क्योंकि 2n प्लस 2 और यहाँ पे 1 क्या देगा 2n प्लस 3 दे देगा, माइनस 5 का पावर 2n प्लस 2 पूरा का पूरा निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 का पावर 2n प्लस 2 दोनों से निकल चुका है, तो पहले वाले से जब निकलेगा तो 2n प्लस 2 प्लस 2 हम लोग को 4 देगा, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 5 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2n प्लस 2 पूरा निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, ये और ये कैंसिल। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। इसका वैल्यू 5 माइनस 1 क्या दे देगा 4, और 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस 1 24, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा 1/6। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।